Hello people, welcome to the session. I'm Rachita Seshdev, you're with the chemistry master teacher and I hope सब बढ़िया चल रहा होगा, मस्त चल रहा होगा. So भाइयों और बहनों, आज हम लोग करने वाले हैं top 3 case based questions of atoms and molecules. Case based questions बोले तो वो आपको एक case बना के दे देंगे and based upon that case you have to solve the question. Right? So top 3 questions bole to they are very important and repetitively asked questions in your paper. So in 3 questions को बिना करे पेपर में मत जाना, चाहे तो अभी के अभी अपने notes copy में इसको copy कर लो because these top 3 questions are super duper important. आगे बढ़ने से पहले एक नजर schedule of the week पर. Schedule of the week में हम लोग already success tips of grade 9 class 9 half yearly exams कर चुके हैं where I have shared great insights with you. तो अगर आपने सेशन को मिस करा है by any chance, go have a look. Top 3 case based questions जो अभी हम लोग करेंगे and in this coming week you will definitely be getting long answer questions of the same chapter atoms and molecules. टॉप 5 डिफरेंसेस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली 2 से 3 मार्क के आपके पास आते हैं. सो व्हाई नॉट प्रिपेयर देम सीधा सीधा, है ना. जब हमें पता है कि वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको हम लोग क्यों नहीं तैयार करके जाए. देन वी विल बी कवरिंग अप द एंटायर सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री इन 1 day बिफोर एग्जाम. कैसा हम लोग कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज है कि हम पूरा सिलेबस एग्जाम के एक दिन पहले कवर कर पाए and so on. So please go have a look on the schedule of the week and do have a look on the sessions as well because all of them are very important क्योंकि अब एग्जाम पास आ रहे हैं तो जीत की तैयारी अभी सॉलिड होनी चाहिए. So the best view comes after the hardest climb. जितनी मेहनत करोगे आगे जाके देखोगे ना तो ऐसा लगेगा अरे यार हमने ये अचीव कर लिया. यू फील वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, खुद से ही अच्छा लगने लगेगा. सो या अभी कुछ टाइम की बात है, थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगी बट बाद में जाके लगेगा इट वॉज वर्थ इट. Alright guys, so let's start with our very first question. चलिए, so मैंने जैसे कि बोला टॉप 3 क्वेश्चंस हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के पेपर में एज इट इज उठ के आ जाते हैं. सो इन 3 क्वेश्चंस को तो बिना करे बिल्कुल मत जाना. लेट्स सी. Carbon dioxide produced by the action of dilute hydrochloric acid on potassium hydrogen carbonate is moist, whereas that produced by heating potassium hydrogen carbonate is dry. What would be the difference in the composition of carbon dioxide in two cases and state the associated law? So basically वो आपको बोल रहा है कि carbon dioxide produce हुआ है by two cases. पहला केस है कि carbon dioxide produce हुआ when dilute HCl was reacted with potassium bicarbonate. ठीक है, and it was actually moist, whereas that is produced by potassium bicarbonate which is dry. अगर हमने HCl को dry पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ लिया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी दैट वुड बी ड्राई, और अगर हमने मॉइस्ट लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी दैट वुड बी मॉइस्ट. सो इन बोथ द केसेस वो आपसे पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉम्पोजिशन में क्या डिफरेंस आएगा. इफ नो देन स्टेट द एसोसिएटेड लॉ. सो बॉस आप लोग ने पढ़ा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि अगर हम कोई भी कंपाउंड की बात करें, हम किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. कार्बन डाइऑक्साइड आप किसी भी तरीके से बनाओ, चाहे तुम एनवायरमेंट से एक्सट्रैक्ट करो या किसी भी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, नो मैटर क्या सोर्स है, परंतु उसके अंदर जितने भी कॉम्पोजिशन है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. That was given by our very own Mr. Joseph Proust. उन्होंने यही तो कहा था ना कि पानी कहीं से भी लाओ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रहेगा तो रहेगा, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन रहेगा तो रहेगा बाय मास. सो बाय मास कितना निकला था 1:8. चाहे पानी कहीं से भी लाओ, दिस प्रोपोर्शन विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. तो यही बात अगर हम लोग समझाएं तो कैसे समझाओगे कि बॉस कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है ना, इनका कॉम्पोजिशन सेम रहेगा इन ऑल द केसेस, और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर हमें प्रूफ करना है, वैलिडेट करना है, सो दैट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. 2 लाइन का आंसर है एंड यू विल गोइंग टू गेट 2 मार्क्स फॉर दैट.
easy is it, है ना? So carbon dioxide in both the cases will be same. Carbon is to oxygen. देखो कार्बन डाइऑक्साइड में देखो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है. ये तो हुआ बॉस बाय वॉल्यूम. दिस इज बाय वॉल्यूम. कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 होता है, दैट इज द रेशियो बाय मास. और ये दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं, है ना? सो कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 कैसे निकला? कार्बन के एक एटम का मास 12 होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है. तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के एक एटम कार्बन का मास लूं 12, 2 ऑक्सीजन एटम 16 into 2 32, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 3:8. कैसे निकला? फ्रॉम मासेस, एटॉमिक मास. तो इसीलिए हमने इस रेशियो को क्या बोला? कैलकुलेटेड यूजिंग मासेस. और ये बाय वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? जिस नंबर ऑफ एटम से. कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम इन कार्बन डाइऑक्साइड. सो रेशियो वुड बी 1:8. समझ लो? क्लियर बॉस? चल फटे. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वेरी वेरी सिंपल. आपके पास 3 एलिमेंट्स है ABC. तीनों का एटॉमिक नंबर उसने दे दिया है 9, 10 एंड 13 रिस्पेक्टिवली. एटॉमिक नंबर C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? Which of them will form cation? अब आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि केटायन होता क्या है. केटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस. पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं फ्रॉम वैलेंस शेल. वैलेंस शेल बोले तो आउटरमोस्ट शेल में से जब इलेक्ट्रॉन लूज होने की टेंडेंसी होती है तब वो जाके पॉजिटिव चार्ज्ड आयन बनाते हैं जो कि केटायन है. So let me tell you guys, जितने भी metals होते हैं they always love to lose electrons और वो हमेशा end up होते हैं making a positive charged ion. Fine. So अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हम तभी समझ पाएंगे कि कौन केटायन बनाएगा कौन एनायन. तो अभी यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2 7, 10 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन will be 2 8. 13 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, सो दैट कम्स आउट टू बी 2 8 3. अब इनके वैलेंस शेल पे थोड़ी सी नजर मारो. वैलेंस शेल में यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन. ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को कितने और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी? जस्ट 1. सो यहाँ पे तो बॉस ये A-1 बनाएगा जस्ट आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. B ना ही गेन करेगा ना ही लूज, क्योंकि ऑलरेडी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. तो बॉस ये वो ब्रह्मचारी एलिमेंट है who loves to stay single, never ready to get mingle. So B का वैलेंसी नहीं होगा, कोई जीरो वैलेंसी होगा. वो हमेशा एज एन एटम रहेगा, कोई आयन नहीं बनाएंगे. कमिंग अप टू सी 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है आसानी से. 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते ही उसके पास ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इन आउटरमोस्ट शेल. सो इसीलिए C will have 3 positive. तो केटायन किसने बनाया? C ने बनाया. क्लियर है बस? सो दैट इज सो सिंपल. बट आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं. फिर उसके आउटरमोस्ट शेल को देखकर आप पता लगा सकते हो कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और कौन एकदम एटम के फॉर्म में रहेगा, मोनो एटॉमिक. Fine. Okay. So C would form cation because cation is formed by loss of 1 or more electrons from an atom. 1, 2 और 3. बस इससे ऊपर नहीं. 3 इलेक्ट्रॉन्स तक एक एटम लूज कर सकता है, उसके बाद वो अनस्टेबल हो जाता है. चलिए. On that positive note, let's move on to third questions. Let's sort some more chemical locha, guys. Simple question है, कई बार आप लोग कर चुके हैं इसको. 1:8. ठीक है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स होते हैं एंड फॉर्म वाटर. हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म वाटर. ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स होते हैं इन अ रेशियो 1:8 बाय मास. तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर? बाय मास बोले तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन requires 8 grams of oxygen to form water, to create water. अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड टू रिएक्ट विद 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली. पूरा 3 ग्राम यूटिलाइज करके कितना ऑक्सीजन हमें चाहिए कि हमें पानी मिल जाए. तो ये सिंपल मैथ्स है. 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स
8 grams oxygen, therefore 3 grams hydrogen require how much oxygen? 8 into 3 divided by 1, which gives you 24 grams. So guys, ये वाला question काफी बार पूछा जा चुका है in your paper, and that's why we are repetitively doing it. हम बार बार इसको करते हैं because this is seriously very very important. चाहे तो आप अपने पिछले papers उठा के देखो स्कूल के, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज. आपको बस इस आंसर को लिखना आना चाहिए. सिर्फ 24 ग्राम्स लिखकर आने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, बात ध्यान रखना. चाहे आंसर करेक्ट ही क्यों ना हो, 1/4 मार्क्स से ऊपर आपको टीचर नहीं दे पाएंगे, which is of no use. 1/4 मार्क्स लाके क्या करोगे भाई? You have to write it properly. You have to showcase and frame your answer nicely. So आपने क्या करा? Water, hydrogen को mix करा in a proportion of 1:8. 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 8 ग्राम ऑक्सीजन. आपने एक स्टेटमेंट दे दी. 3 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 24 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बनाएगा. आप चाहे तो वो यूनिटरी मेथड शो करो जैसे मैंने शो करा है. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट और आपका 1 मार्क भी कोई नहीं काट सकता. लास्ट में बस अपना आंसर को कंक्लूड जरूर करना, एंड व्हाइल कंक्लूडिंग योर आंसर आप ये लिख के आओगे कि 24 ग्राम्स ऑक्सीजन वुड बी नीडेड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक है, जस्ट कंक्लूड योर आंसर. जैसे आप लोग प्रॉब्लम सम्स करते हो ना मैथ्स के अंदर, लास्ट में अपना आंसर कंक्लूड करके आते हो, बिल्कुल वैसे ही स्टेटमेंट फॉर्म में अपना आंसर कंक्लूड करके आना. चलिए गाइस, सो डू नॉट फॉरगेट टू कंप्लीट योर होमवर्क. वेरी सिंपल, थोड़ा सा फोकस. आपसे क्या पूछा गया है? फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम सल्फेट. that is very easy. That's so simple for you guys. आप लोग ने कितनी बार आयंस पढ़े हैं? आयंस के बेसिस पे, वैलेंसीज के बेसिस पे क्रिस क्रॉस मेथड लगाओ एंड गेट योर आंसर. ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के पेपर में डायरेक्टली 2 मार्क का पूछा जाता है. So thank you so much guys. That was it from my side. Lovely meeting you all. So फिर मिलेंगे चलते चलते ना next session. Till then, stay safe, stay happy. Always is me, Rashida Sarjeeva, signing off. And do not forget to like, share, and subscribe. Thank you. Bye.